नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आपको बता दें कि 10 जून को प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और उपद्रव को लेकर प्रयागराज पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। हिंसा के बाद से प्रयागराज में अब तक 92 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो की जा चुकी है पुलिस की ओर से। तो वहीं दूसरी ओर अगले जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस अब अलर्ट मोड पर आ चुकी है। चौक चौराहों पर जवानों की तैनाती कर दी गई है और इन सबके बीच प्रयागराज पुलिस ने बवाल करने वाले उपद्रवियों का पोस्टर जारी कर दिया है। शहर शहर में जगह जगह ये पोस्टर लगाए गए हैं ताकि उपद्रवियों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी जो है वो सुनिश्चित की जा सके। साथ ही ईडी की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस देश भर में संग्राम कर रही है। हर तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता का हुजूम जो है सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अपने नेता के पक्ष में कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर बवाल काट रहे हैं और साथ ही हम आपको बताएंगे कि बीजेपी 2024 को लेकर क्या कुछ तैयारियां इस वक्त कर रही है हमारे खास कार्यक्रम यूपी स्पेशल में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले राहुल गांधी से कर लेते हैं। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल से लगातार 3 दिनों से ईडी जो है गहन पूछताछ कर रही है। एक तरफ राहुल ईडी ऑफिस के लिए रवाना हुए तो वहीं पार्टी के नेता और एक कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतर आए हैं। कांग्रेसियों के तेवर पहले ही जो है तल्ख दिखे और कई महिला कार्यकर्ता जो है वो पुलिस से भी भिड़ती हुई नजर आई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले सुबह एक बार फिर राहुल गांधी पूछताछ के लिए अपने घर से ईडी ऑफिस के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी की जो गाड़ी है बाहर आ चुकी है और इस समय राहुल गांधी आपको गाड़ी में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जो है, ब्रेकिंग न्यूज आप देख लीजिए कि इस समय राहुल गांधी जो है रवाना हो चुके हैं। रोजाना की तरह राहुल गांधी गाड़ी में मौजूद है और साथ साथ प्रियंका गांधी जो है वो मौजूद हैं और आगे जो है उनकी लॉयर जो है वो गाड़ी में मौजूद है। यूपी 32 नंबर की ये इनोवा गाड़ी जिसमें लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी रवाना हो रहे हैं। एक तरफ राहुल ईडी ऑफिस के लिए रवाना हुए तो वहीं पार्टी नेता और कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतर आए। कांग्रेसियों के तेवर पहले की तरह ही तल्ख दिखे। कई महिला कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया। वहीं कांग्रेस कार्यालय में पुलिस की एंट्री पर कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ऑफिस के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस कांग्रेस दफ्तर के अंदर दाखिल हो गई। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जारी कर पुलिस की मारपीट का सबूत भी पेश कर दिया। पुलिस का देखो अत्याचार किस तरीके से मारा गया है, इसको इसके नीचे लगी है और देखो कोई हॉस्पिटल ले जाकर जा नहीं रहा। ये देखो। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि पार्टी दफ्तर के अंदर घुसने वाले पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज हो। किस हैसियत से दिल्ली पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय के अंदर हमला बोला? कैसे वो दरवाजा तोड़कर अंदर आकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को पीट सकते हैं? फिर तो इस देश में हर घर में जहां मां, बहन, बेटी, भाई, पिता है, दरवाजा तोड़ेगी दिल्ली पुलिस, अंदर जाएगी और पीटेगी और कहेगी आप घर में 5 लोग क्यों बैठे हैं? इसका जवाब और हिसाब दोनों मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस ने जवाब देते हुए कहा कि पार्टी के मुख्यालय में कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया। नहीं, ये बिल्कुल गलत एलिगेशन हैं। जो भी उनके सीनियर फंक्शनरीज हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सीनियर ऑफिस बेयरर्स हैं, जो पार्टी के एमपीज हैं, उनको पूरा हम फैसिलिटेट करते हैं। और इसके अलावा जो हमारा इनिशियली 1-2 दिन कोऑर्डिनेशन रहा था तो उनमें उन्होंने हमें लिस्ट प्रोवाइड की थी। उस लिस्ट के मुताबिक
इवन सभी एमपीज थे उनको भी हमने मूवमेंट उस एरिया में अलाउ किया था। और आज इंसिडेंटली उनकी तरफ से कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, उसके बावजूद भी हमने उनके काफ़ी सीनियर फंक्शनरीज को वहाँ पर जाने के लिए फैसिलिटेट किया था। दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने राहुल गांधी की पूछताछ मामले में देश भर में कांग्रेस की अगली रणनीति का ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि कल कांग्रेस पूरे देश के अंदर राजभवन का घेराव करेगी। साथ ही 17 को हर जिला मुख्यालय पर भी कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। राजभवनों का घेराव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार के इशारे पर यह हो रहा है और राजभवन जो है वो मोदी सरकार का प्रतिबिंब है। 17 तारीख को एक दिन छोड़कर कल के बाद हर जिला मुख्यालय पर भी जिस प्रकार से द्वेषपूर्ण ईडी की कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस के तीखे तेवर देखकर बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को भ्रष्टवीर बताकर जोरदार पलटवार किया। करप्शन के कारखाने में तालाबंदी और लूट के लाट साहबों की नाकाबंदी का हाहाकार और हंगामा है। और कांग्रेस पार्टी जितनी पसीना बहा रही है अपने युवराज को के करप्शन को बचाने के लिए, उससे एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस आज वेंटिलेटर पर है, लेकिन इनके नेताओं का अहंकार, उद्दंडता, अराजकता एक्सीलेटर पर है। ये कहाँ जाकर गिरेंगे इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के करप्शन के कुएं से निकल रहे हर कंकाल उनके करप्शन की बहुत कहानियां बता रहे हैं। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ को बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला कर लिया है। तभी तो देश के सभी छोटे बड़े नेता सड़क पर उतर आए हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सोनिया गांधी को भी ईडी ने 23 जून को पेश होने के लिए कहा है। हालांकि अभी सोनिया गांधी कोरोना संक्रमण की वजह से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के अभी से तेवर इतने तल्ख हैं, तो सोचिए आने वाले दिनों में यानी सोनिया की पेशी पर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 जून को प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और उपद्रव को लेकर प्रयागराज पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। हिंसा के बाद से प्रयागराज में अब तक 92 लोगों को गिरफ्तारी की गई है, तो वहीं अगले जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। चौक चौराहों पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। इन सब के बीच प्रयागराज पुलिस ने बवाल करने वाले उपद्रवियों का पोस्टर भी जारी किया है और शहर शहर में जगह जगह पर ये पोस्टर लगाए गए हैं ताकि इन उपद्रवियों की पहचान हो सके और उनकी गिरफ्तारी हो सके। पूरे मामले पर रिपोर्ट देखिए आप। दस जून को प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और उपद्रव को लेकर प्रयागराज पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हिंसा के बाद से प्रयागराज में अब तक 92 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं अगले जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस अलर्ट पर है। चौक चौराहे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। इन सब के बीच प्रयागराज पुलिस ने बवाल करने वाले उपद्रवियों का पोस्टर जारी कर दिया है। शहर शहर में जगह जगह ये पोस्टर लगाए गए हैं ताकि उपद्रवियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जा सके। अब तक जो गिरफ्तारी हुई और जो पोस्टर जारी किए हैं उसमें कई नाबालिग भी शामिल हैं। एसएसपी प्रयागराज के मुताबिक उपद्रवियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट से वारंट लेकर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और नामजदगी के आधार पर 40 आरोपियों की पहचान की गई है और फिर पोस्टर जारी किया गया है। प्रयागराज हिंसा के बाद 80 से ज्यादा नामजद और 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हिंसा के बाद जहां पुलिस मास्टरमाइंड पर शिकंजा कस रही है, वहीं एक एक उपद्रवियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। की नमाज के बाद प्रयागराज में हुई हिंसा के मामले में फरार आरोपियों के आज पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार के द्वारा जारी पोस्टरों में उन लोगों के बाकायदा फोटो को दर्शाया गया है जिन्होंने इस हिंसा में पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया था। एसएसपी अजय कुमार और प्रयागराज के आईजी डॉक्टर राकेश कुमार
के अनुसार यदि आरोपियों ने खुद ही पुलिस थानों में जाकर सरेंडर नहीं किया तो उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट लिया जाएगा और कुर्की की भी कार्रवाई की जाए। प्रयागराज में हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं अगले जुमे की नमाज को लेकर भी तैयारी की जा रही है। अलर्ट को लेकर प्रयागराज आईजी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरी तैयारी है और कोई भी हिंसा नहीं होने पाएगी और हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। आज पोस्टर जारी किए गए हैं, क्यों? वो बता दिया गया, उसमें जो लोग चिन्हित किए जाएंगे, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने ये कार्रवाई किया है, जो लोग पत्रों किए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो क्या कुर्की की कार्रवाई या और कुछ जमींदोज करने की न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया अपनाया जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया। प्रदेश भर में हुई हिंसा को लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक सख्त रुख अपनाए हुए हैं। इसी कड़ी में औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी से पूछा गया तो उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि प्रदेश का माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई होगी। देश में संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है, सभी करें सम्मान। कानून हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। जो कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में सरकार चल रही है, कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर रहेगा। और मैंने कहा है, कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। वही केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने वाराणसी में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि देश में हो रही पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर बताया कि पत्थरबाजी की सभी घटनाएं मुस्लिमों की ओर से हताशा और निराशा को दर्शाता है। साथ ही आने वाले जुमे को लेकर प्रशासन हर स्तर पर चिंतन बैठक और बातचीत कर रहा है। इसी सिलसिले में बागपत के एसपी ने पीस कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। एसपी ने आश्वासन दिया कि अगर किसी को भी कोई समस्या है तो डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। तो दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा पुलिस लाइंस ग्राउंड पर दंगा नियंत्रण करने के लिए मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। इस अभ्यास को पुलिस के साथ साथ जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदार को भी कराया गया। ड्रिल आज हम लोगों ने पहले डिटेल ब्रीफिंग की है, सभी उच्च अधिकारियों के निर्देश, साथ ही साथ हमारी प्रिपरेशन लॉन्ग टर्म में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए, इस पूरे ज़िले में शांति कायम रहे उसके लिए हम लोगों ने डिटेल्ड आज पहले चर्चा की है, ब्रीफिंग की है। सभी पॉइंट, सभी बिंदु बताए गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस लाइन में एक मॉक ड्रिल की है। इस मॉक ड्रिल में दंगा नियंत्रण के जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं पर बात की गई है। हथियारों से लोगों को अवगत करवाया गया है, जितने भी अपने पुलिस के पास नॉन लीथल और लीथल ऑप्शंस हैं, सभी चीज़ों से। और उसके अलावा फिर हम लोगों ने बाकायदा दंगा नियंत्रण की एक पूरी ड्रिल की है, जिसमें बलवाई और साथ ही साथ दंगा नियंत्रण की सारी पूरे ड्रेस के साथ लैस होकर के किस तरह से पुलिस ऑपरेट करती है, मजिस्ट्रेट्स ऑपरेट करते हैं, उसके लिए सभी मजिस्ट्रेट्स और सभी पुलिस वालों ने मिलकर इसमें प्रतिभाग किया है। उसके बाद हम लोग अब बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड मोड में हैं। इसी चीज़ को हम लोग सभी तहसील स्तरों पर भी करवा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पे है। कहीं पे भी हम लोग आपके माध्यम से दोनों, मैं और डीएम साहब दोनों, ये अनुरोध करेंगे पूरी जनता से, पूरी पब्लिक से कि हमारे शहर में शांति बनाए रखें। कहीं भी कोई शांति बाधित करने की कोशिश करता है तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे किसी प्रकार की कोताही हम लोग बरतने के मूड में नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद कई राज्यों में बिगड़े हालातों को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। गाजियाबाद में किसी तरह की शांति व्यवस्था न बिगड़े, इसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी धर्मगुरुओं के साथ पीस मीटिंग कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस और प्रशासनिक अमला इस वक्त जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है और किसी भी अंदेशे को परवान चढ़ने से पहले कुचलने की तैयारी पूरी तरह जोरों पर है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की लगातार कार्रवाई से उपद्रवी, दंगाई, बवाली और मवाली सब सकते में हैं और सदमे में भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात 2024 को लेकर। बूथ जीता तो चुनाव जीता के अपने पुराने और फुल प्रूफ फॉर्मूले को बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अभी से लागू कर दिया है। बाकायदा ए, बी और सी कैटेगरी बनाकर इसके लिए सांसदों और विधायकों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। उनकी टीम भी बना दी गई है। सांसदों को सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 6-6 सदस्यों की टीम दी गई है। विधायक 10 कार्यकर्ताओं की टीम के साथ अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के कमजोर बूथों की मजबूती के लिए कार्य करेंगे और पार्टी नेतृत्व की ओर से उन्हें कमजोर बूथों पर कैंप करने का निर्देश जो है वो पहले ही मिल चुका है। इसी विषय पर क्या है 2024 का रिपोर्ट कार्ड, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में।
बूथ जीता तो चुनाव जीता कि अपने पुराने और फुल प्रूफ फार्मूले को भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से लागू कर दिया है। बाकायदा ए, बी और सी कैटेगरी बनाकर इसके लिए सांसदों और विधायकों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। उनकी टीम भी बना दी गई है। सांसदों को अभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 6-6 सदस्यों की टीम दी गई है। विधायक 10 कार्यकर्ताओं की टीम के साथ अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कमजोर बूथों की मजबूत के लिए कार्य करेंगे। पार्टी नेतृत्व की ओर से उन्हें कमजोर बूथों पर कैंप करने का निर्देश मिल चुका है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की तैयारी शुरू। 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं बूथ। कैटेगरी का पार्टी ने अलग फार्मूला कर लिया है। मजबूत, कम मजबूत और कमजोर के फार्मूले पर काम नहीं करना है। बीजेपी ने सिर्फ कमजोर बूथों की कैटेगरी बनाई है। कम अंतर से हार वाले बूथों को एक कैटेगरी में रखा गया है। ज्यादा अंतर से हार वाले बूथों को बी कैटेगरी में रखा गया है। बुरी तरह हारने वाले बूथों को सी कैटेगरी में रखा गया है। कम अंतर से हारने वाले बूथों पर पार्टी का विशेष ध्यान रहेगा। 2024 के मिशन को फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है और इसके तहत कमजोर बूथों की कैटेगरी तैयार की गई है। और ये कैटेगरी को इस आधार पे किया गया है कि जब पिछले 4 साल के चुनाव को लिया गया है, यानी 2014 से लेकर 2019 तक लोकसभा चुनाव और 2017 से लेकर के 2022 तक विधानसभा चुनाव को इसमें शामिल किया गया है। अब ऐसे में बूथों को लेकर क्षेत्र से मिली जानकारी के आधार पर शीर्ष नेतृत्व इसे अलग अलग क्राइटेरिया में बांटा है और ऐसे में इन सभी की जिम्मेदारी यहां के सांसद और जनप्रतिनिधियों के साथ विधायकों को दी गई है। अब ऐसे में सांसद और विधायक अपने अपने तरीके से इन कमजोर बूथों को मजबूत करने में जुट गए हैं और ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 को फतह करने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है और उस नई रणनीति के तहत काम करके एक बार फिर से फतह हासिल करेगी। बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतने की आदी हो चुकी है और बीजेपी हर चुनाव से पहले अपनी पूरी तैयारी बड़ी पुख्तगी के साथ बनाती है, जिससे विपक्षी अक्सर हर चुनाव में मात खा ही जाते हैं। क्योंकि बीजेपी ने चुनावी पंडितों को चुनाव लड़ने के तरीके विश्लेषण पर फिर से गौर करने का पाठ पढ़ा ही डाला है। इसलिए तो बीजेपी ने इस बार सत्ता में रहते हुए बेखबर नहीं बल्कि बाखबर है। तभी तो चौकन्नी होकर अलग अलग बूथों की अलग अलग रणनीति बना रही है। हर बूथ की अलग अलग प्लानिंग। पार्टी के मुताबिक कमजोर बूथों पर वर्चस्व बनाया जा सकता है। मतदाताओं को कार्यशाला और संगोष्ठी से जोड़ने की कोशिश। सी कैटेगरी के बूथों के लिए सांसद और विधायक योजना को हथियार बनाएं। योजना के लाभार्थियों के साथ चौपाल लगाएं। जिन बूथों पर बूथ समिति नहीं बनी है उसे बनाएं। लाभार्थियों को पार्टी से जोड़कर बूथ समिति बनाएं। जनप्रतिनिधि बूथों पर लाभार्थियों का डाटा तैयार करके जाएं। बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है और ये उम्मीद तभी परवान चढ़ेंगी जब यूपी में विजय पताका लहराएगा। इसलिए बीजेपी ने इस बार पिछले 4 चुनाव के नतीजों पर गौर कर रही है और विचार विमर्श भी अभी से जारी है। 4 चुनाव के आधार पर निर्धारित की गई है कैटेगरी। कमजोर बूथों की कैटेगरी निर्धारित करने पर जोर। 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव, 2017 4 चुनाव के आधार पर निर्धारित की गई है कैटेगरी। कमजोर बूथों की कैटेगरी निर्धारित करने पर जोर। 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव, 2017, 2022 के विधानसभा चुनाव शामिल हैं। प्रदेश नेतृत्व पर बूथों की जानकारी लेने की जिम्मेदारी। कमजोर बूथों को कैटेगरी निर्धारित करने के लिए भाजपा ने पिछले 4 चुनाव को आधार बनाया है।
इनमें 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव शामिल हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी सत्ता के नशे में अगले चुनाव की तैयारी को फरामोश नहीं करती, बल्कि जनता के बीच जाती रहती है और एक जीत के बाद दूसरी जीत के लिए जद्दोजहद की हर संभव कोशिश भी करती है। शायद इसीलिए 2024 के बाद से देश में नए सियासी लहर चल रही है और मोदी युग ने चुनाव लड़ने के तरीके और सलीके को बिल्कुल चेंज कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए इसी के साथ इंडिया न्यूज के विशेष कार्यक्रम यूपी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।